सत्येंद्र नाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के सारथी प्रोग्राम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जीएस पेपर 3 के पार्ट ए के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और हमने पिछली 4 क्लासेस में देखा कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, उसके सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है ना, उसके क्षेत्र क्या क्या हैं। हमने इन सभी के बारे में बात की। हमारा जो सिलेबस है उसकी जो पहली यूनिट है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू। भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू है ना, जिसका जो सब पॉइंट है उसमें हम ए बी सी इस हिसाब से भी डाल सकते हैं। जिसमें पहला है कि अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखी हैं, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हमको बतानी है। उसके पहले हमने कुछ मौलिक पहलुओं पर बात की कि क्या होता है अर्थशास्त्र, है ना। बेसिक चीजें हमने जानने की कोशिश की और उम्मीद कर रही हूँ आप उतना समझ भी पाए होंगे। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि अर्थव्यवस्था को हमने विकास के आधार पर 3 भागों में बांटा था, जिसमें हमने अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में बात की थी। हमने नोट नहीं किया था, बस एक मोटा मोटा उसे अच्छे से समझने की कोशिश की थी, ताकि अगर आपसे किसी भी प्रकार का उसमें 2 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे आराम से लिख सके, बगैर रटने के या बगैर उसको बहुत ज्यादा उस पर टाइम देने के। देखिए, अर्थशास्त्र ऐसा ही सब्जेक्ट है ना। आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आपको इसे रटने की या बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इसमें आपको एक अपडेशन की जरूरत होगी। आपको डेटा अपडेट करने होंगे इसमें, या कोई योजना चल रही है आपको उसके बारे में बताना होगा। नए सूचकांक जो आते हैं हम उनके अनुसार अपने आंसर को और ज्यादा पुष्ट कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र इसी तरह का सब्जेक्ट है जहां आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं है, बस समझना है। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से थे, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र हमने देखा, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, जिसके सब पॉइंट और थे कि पंचम क्षेत्र और क्वार्टनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर, जिसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है और विकसित अर्थव्यवस्था क्या है। इसको हमने नोट नहीं किया, तो थोड़ा सा एक बार और इसे रिकॉल करके हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, कौन सी, अल्प विकसित, है ना। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां प्राकृतिक संसाधन जो है उनकी उपलब्धता के बावजूद, है ना, प्राकृतिक संसाधन तो उपलब्ध हैं लेकिन उनका समुचित रूप से या उचित रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है, उनको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। और जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होगी वहां क्या होगा, निम्न प्रति व्यक्ति आय होगी, बेरोजगारी की दर कैसी होगी, वो उच्च होगी, वहां पर गरीबी भी होगी और कृषि पर वहां पर अत्यधिक निर्भरता पाई जाएगी। कृषि पर निर्भरता का मतलब हो गया प्राथमिक सेक्टर वहां पर हावी होगा। वहां की जो जनसंख्या होगी उसका मोस्टली पार्ट, मतलब वहां के जो मोस्टली लोग हैं वो किस में संलग्न होंगे, वो कृषि पर निर्भर होंगे, ठीक है। और निर्यात की तुलना में वहां क्या होगा, आयात अधिक होंगे। जैसे कि हम अगर यहाँ देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो हम डेफिनेशन इस रूप में लिख सकते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद, कौन से संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद, है ना, की उपलब्धता के बावजूद क्या होगा, वहां पर उनका उपयोग या तो समुचित मात्रा में नहीं हो रहा है या हो ही नहीं रहा है ना। और जो वहां पर आय है, जो प्रति व्यक्ति आय है वो कैसी है, वो निम्न प्रति व्यक्ति आय है, बेरोजगारी की दर उच्च है, वहां पर गरीबी है और वहां पर जो लोगों का जो जीवन निर्भर है वो किस पर निर्भर करता है, वो कृषि पर निर्भर करता है। यदि इनकी हम विशेषता अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की पर्टिकुलर अगर विशेषता देखें, यहाँ हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं ना, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो यदि इनकी हम विशेषता देखें तो क्या क्या आ सकता है, तो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, सबसे पहली विशेषता तो यही हो जाएगी ना, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी,
दूसरी हो जाएगी पूंजी तकनीक, ठीक है, कौन सी? पूंजी तकनीक की कमी, पूंजी तकनीक की कमी। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हुआ, आधारभूत जो संरचना है, आधारभूत संरचना वो क्या हुई है, वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, आधारभूत संरचना की भी कमी है, ठीक है, आधारभूत संरचना की भी कमी है। और क्या हो सकता है? निर्यात की तुलना, निर्यात की तुलना में आयात अधिक, निर्यात की तुलना में आयात अधिक, ये भी इसकी एक विशेषता हो सकती है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है और इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए, या इसकी चुनौतियां क्या क्या हो, क्या क्या है, या अल्प विकसित से विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर जाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। निर्यात की तुलना में आयात अधिक हो जाएगा। और जो सामाजिक सूचकांक है, सामाजिक, या देखिए सामाजिक सूचकांक वहां का कैसा होगा? निम्न होगा। या मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक भी वहां का काफी कम होगा, है ना, मानव विकास सूचकांक भी वहां का कम होगा। अब देखिए जब भी हम आंसर लिखेंगे तो हमें यहाँ डालना होगा कि मानव विकास सूचकांक कितना है। ह्यूमन इंडेक्स जो आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, वो हर साल आता है, तो हमें वहां देखना होगा कि अभी क्या है। हम ह्यूमन इंडेक्स के बारे में और थोड़ा डीपली बात करेंगे, अभी सिर्फ हम क्योंकि विशेषता बता रहे हैं तो हमने यहाँ सिर्फ एक पॉइंट डाला है। आगे की क्लासेस में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसमें और क्या क्या चीजें आती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हम क्यों यूज करते हैं, इसमें किन किन चीजों को आधार माना गया है, तो आगे की क्लासेस में हम बात करेंगे। अभी यहाँ ये लिखिए, इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। इसके उदाहरण है कौन कौन सा, मतलब कहाँ कहाँ पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, तो हम दे सकते हैं सोमालिया, ठीक है। अफ्रीका के अधिकांश देश कैसे हैं? वो अल्प विकसित हैं। हम पाकिस्तान का उदाहरण भी ले सकते हैं, पाकिस्तान बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, पाकिस्तान भी कैसा है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण हम उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में हम उसे बता सकते हैं। सोमालिया, चाड, ठीक है, ये सारे जो देश हैं अफ्रीका के, अधिकतर जो कंट्री, सॉरी, जो देश हैं वहां के, वो कैसे हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के वो उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है, ठीक है। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या थी, इसके बारे में अगर देखा जाए तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो संक्रमण काल में है। कैसे काल में है? संक्रमण काल में है ना, संक्रमण काल, जहां प्राथमिक क्षेत्र से, ये क्या हो रहा है? प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र आपको पता है ये क्या होता है ना? प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जाने के लिए, ठीक है। टर्शरी सेक्टर में क्या है? ये संक्रमण काल, संक्रमण काल है। विकासशील जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो ये अर्थव्यवस्था है ये कैसी है? संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण हो रहा है ना। स्थानांतरण मतलब प्राकृतिक क्षेत्र को छोड़कर वहां पे जो संलग्न है, जो जनसंख्या या जीडीपी में जो इसका हिस्सा है, वो कहाँ आगे बढ़ रहा है? वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? यहाँ पर विकासात्मक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसका अभी हम उदाहरण देखेंगे और तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्या हो रहा है। विकासात्मक योजनाएं, विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से क्या किया जा रहा है? संरचनात्मक सुधार किए जा रहे हैं। कैसे सुधार? संरचनात्मक सुधार किए जा रहे हैं, है ना। कौन सी अर्थव्यवस्था में? विकासशील अर्थव्यवस्था में। यहाँ पर संरचनात्मक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो क्या है? वो प्रगति पर है। यहाँ पर सुधार होते जा रहे हैं, किसके माध्यम से? विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से, है ना। अब और इसकी यदि हम विशेषताएं देखें तो क्या क्या लिख सकते हैं? इसकी विशेषताओं में और क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। हमने ये पढ़ा था मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्या कहलाती है।
इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या क्या होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या है, यदि उसके बारे में आपसे 2 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स किसी भी टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो पहली विशेषता ये हो गई। सेकंड क्या लिख सकते हैं हम, और क्या आ सकता है इसमें, जनसंख्या की जो वृद्धि दर है ना, जनसंख्या की वृद्धि ऐसा नहीं है कि अल्प विकसित में नहीं होगी, जनसंख्या वृद्धि दर वहां पर भी होगी, लेकिन ये इसकी भी एक विशेषता होगी कि जनसंख्या वृद्धि दर अधिक। ठीक है, जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कैसी, अधिक है। फिर क्या हो सकता है, प्रति व्यक्ति आय कैसी होगी, यहाँ हमने देखा था कि निम्न, अच्छा यहाँ हमने एक पॉइंट छोड़ दिया, इसे हम लिख सकते हैं कि निम्न प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, निम्न। जैसे हमने इसके डेफिनेशन में इसको देखा था, पढ़ा था, तो लेकिन ये इसकी विशेषता में भी आएगा, यहाँ पर भी हम देखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कैसी होगी, मध्यम होगी, है ना, मध्यम प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। अब मैंने यहाँ हमने उस दिन पहले का जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था को जो वर्ल्ड बैंक ने डिवाइड किया है, वो किस आधार पर डिवाइड किया है, वहां उन्होंने डॉलर दिया है कि 10356 डॉलर, जहां की प्रति व्यक्ति आय है 1056 के आसपास थी शायद, 1035 जहां की प्रति व्यक्ति आय है वो कैसी अर्थव्यवस्था होगी, वो अल्प विकसित होगी। और 1035 से 12,535 डॉलर के बीच में जहां की अर्थव्यवस्था होगी वो कैसी अर्थव्यवस्था होगी, वो विकासशील अर्थव्यवस्था होगी, है ना। यहाँ पर भी विकासशील अर्थव्यवस्था में भी इसे 2 भागों में बांटा है वर्ल्ड बैंक ने, है ना। यहाँ हम वर्ल्ड बैंक के अनुसार बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसी होगी, यहाँ पर एक उच्च मध्यम आय होगी और एक होगी निम्न मध्यम आय, ठीक है। ये कैसी होगी, ये 1035 से अधिक होगी, 1035 से अधिक होगी। और ये जो उच्च है ये कितनी होगी, 12,535 से कम होगी। या हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी और समझेंगे, अभी बस आप इतना देखें कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार इन्होंने क्या डिफाइन किया है, किस तरह से बताया है विकासशील अर्थव्यवस्था को, कि 1035 से लेकर 12,535 डॉलर के बीच में जहां की अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो मध्यम प्रति व्यक्ति आय हो गई। फोर्थ में हम क्या कर सकते हैं, और कौन कौन सी विशेषताएं आ सकती हैं, आय की विषमता, आय की विषमता अधिक है यहाँ, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, विदेशी निवेश व तकनीक पर निर्भरता। देखिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में यहाँ पर तकनीक और विदेशों की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि अभी वहां का पूरी की पूरी जो संरचना है वो किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। विनिर्माण क्षेत्र का कोई योगदान फिलहाल नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, हम द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पर डिपेंड है, मतलब वहां उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो हमें क्या चाहिएगा, हमें विदेशी कंपनियों का निवेश भी चाहिएगा, और हमें तकनीक भी चाहिएगी ना, टेक्निक्स के बिहाफ पे तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट और क्या विशेषता हो सकती है इसकी, और परिकल्पित विकास योजनाएं। अभी हमने देखी कि कौन कौन सी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनके माध्यम से क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है ना। विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से क्या किया जा रहा है, संरचनात्मक सुधार किए जा रहे हैं। तो ये कौन कौन सी हो गई आपकी, ये क्या हो गया आपका, विकासशील अर्थव्यवस्था हो गई, जिसके उदाहरण हम देख सकते हैं, भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया, है ना, आदि काफी सारे देश है जो अभी विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं। अब देखिए, भारत में क्या ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें क्या ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना भारतीय अर्थव्यवस्था में। जनसंख्या वृद्धि दर भी हमारे यहाँ अधिक है,
प्रति व्यक्ति आय हमारी कैसी है? मध्यम है। अभी हम 12,535 को क्रॉस नहीं किए हैं। आय की विषमता हमारे यहाँ अधिक है। किस तरह से है कि मुश्किल से 3 से 4% लोगों के पास ही धन जो है वो अधिक है, आय उनकी अधिक है। बाकी के सभी लोगों के पास क्या है कि वो कम ही है, अभी आय वहां उनकी उतनी बढ़ी नहीं है। विदेशी निवेश को हम किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं, विदेशी निवेश को हम किस तरह आकर्षित कर रहे हैं? क्या किया हमने? मेक इन इंडिया प्रोग्राम हम लाए हम लोग मेक इन इंडिया, है ना। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? विदेशी निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। तकनीक पर हमारी निर्भरता है भाई, हम ये लाएंगे तो मतलब मेक इन इंडिया के माध्यम से हमें तकनीक भी तो मिलेगी। कोई कंपनी हमें यहाँ पर इन्वेस्ट के तौर पर मतलब यहाँ फैक्ट्री लगाएगी, कोई कंपनी खोलेगी, उसके माध्यम से निवेश करेगी, और कोई क्या होगा अपनी टेक्निक देगी, है ना, जिसके माध्यम से यहाँ वो निवेश करेगी। तो तकनीक पर भी हमारी निर्भरता है और विदेशी निवेश पर भी है। ये सारी की सारी जो विशेषताएं ये क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की भी होंगी। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो हम देख सकते हैं कि इसकी विशेषताओं में और क्या क्या आ सकता है। ये सारा देखा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि दर अधिक, मध्यम प्रति व्यक्ति आय की विषमता, ठीक है, पूंजी का अभाव, औद्योगिक पिछड़ापन, कृषि पर निर्भरता, और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो बेहतर अवसंरचना है उसका अभाव है यहाँ, कल्याणकारी सुविधाओं का अभाव, श्रम उत्पादकता की जो है वो श्रम उत्पादकता कैसा है, वो निम्न दर है उसका। ये आगे की और जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करेंगे तो इन विशेषताओं को और डीपली पढ़ेंगे। अभी हमने विकासशील अर्थव्यवस्था पढ़ी, अब हम करते हैं विकसित अर्थव्यवस्था की। विकसित अर्थव्यवस्था क्या है ना। विकसित अर्थव्यवस्था की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो क्या कहलाएगी विकसित अर्थव्यवस्था? कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर जो औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया है, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ हो चुकी है ना, पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। और अभी जो वर्तमान समय है वो क्या है, वहां पर जो ये औद्योगिक विकास है वहां का, है ना, औद्योगिक विकास है वहां का, वो कैसा हो चुका है? वो उच्च स्तर का है, उच्च स्तर का है। मतलब यदि हम इसे दो लाइन में यदि हमें इससे लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो पहले ही प्रारंभ हो चुकी है और औद्योगिक विकास, है ना, औद्योगिक विकास उच्च अवस्था पर पहुंच चुका है। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी का विकास है, मतलब जो टेक्नोलॉजी का विकास है, वो भी अब उच्च स्तर का होने लगा है ना, वहां वो जो भी क्या हो गया है, उच्च स्तर का हो गया है। और आर्थिक विकास, यहाँ पर जो आर्थिक विकास है वो कैसा है? वो भी उच्च स्तर का है। मतलब क्या है, सारी चीजों का इन्होंने एक उच्चतम स्तर प्राप्त कर लिया है, उच्चतम स्तर इन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था है। विशेषताएं क्या क्या होंगी इनकी? प्रति व्यक्ति आय कितनी रहेगी? उच्च रहेगी। प्रति व्यक्ति आय कैसी होगी? उच्च होगी। जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने निर्धारित किया है, कितना किया है? 12,535 से अधिक होगी, 12,535 से अधिक होगी। पूंजी निर्माण की दर है वो कितनी होगी? पूंजी निर्माण की जो दर है वो अधिक होगी। यहाँ पर पूंजी निर्माण की दर भी उच्च होगी, ठीक है। विकसित उद्योग होंगे। उद्योग कैसे होंगे? विकसित उद्योग होंगे। कैसे होंगे? विकसित उद्योग होंगे। और उच्च उत्पादकता होगी, आधुनिक तकनीकें होंगी, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि दर होगी। जो जनसंख्या होगी वो कैसी होगी? नियंत्रित होगी, है ना, नियंत्रित वृद्धि दर। किस चीज की? जनसंख्या की। और क्या होगा? और क्या विशेषताओं में लिख सकते हैं? कृषि पर निर्भरता कम रहेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो यहाँ का कैसा होगा? बेहतर होगा, बेहतर अवसंरचना होगी शिक्षा और स्वास्थ्य की। और आधुनिक आधारभूत ढांचा होगा, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल आधुनिक होगा, टेक्नोलॉजी से लेस होगा, है ना, वो उसमें बिल्कुल रहेंगी, टेक्नोलॉजी रहेगी उसमें काफी सारी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा? वहां का काफी डेवलप्ड होगा। तो ये हमने देखा कि विकासशील क्या है, अल्प विकसित क्या है और विकसित अर्थव्यवस्था क्या है। इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। आपके पास अगर आपके क्वेश्चन पेपर में इनमें से किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। हम इसे इतनी बार रिकॉल भी कर चुके हैं कि अब शायद आपको इसे
एग्जाम के टाइम पर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा, लेकिन आज जाकर आपको फिर से पढ़ना भी होगा। जब आप क्लास कर लेंगे एक बार फिर से आप देखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में, की विशेषता। ठीक है, हाँ ठीक है। कैसी है हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था? कृषि पर क्या है, अत्यधिक निर्भरता है हमारे यहाँ की। हमारे देश की जो लगभग 58% जो आबादी है ना, वो कौन से कार्य में जुड़ी हुई है? वो कृषि कार्य में जुड़ी हुई है। यह जो क्षेत्र है क्या करता है, रोजगार तो प्रदान करता है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा आय नहीं हो पाती है, लोगों की आय नहीं होती है यहाँ अधिक, है ना। तो कृषि को अधिक उत्पादक और कुशल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? सरकार बेहतर तकनीक और रणनीति योजना का उपयोग करके इस पर और ध्यान केंद्रित कर सकती है, क्योंकि जब हम हमारे यहाँ की इतनी सारी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो हम यहाँ कुछ नई तकनीक, है ना, नई मशीनरी का उपयोग करके या नई नीतियां बना के, नई रणनीतिक योजना बनाकर इसको और अच्छे बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी पहली विशेषता क्या हो गई? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। दूसरी हमारी जो विशेषता होगी वो क्या होगी? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रति व्यक्ति आय किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र में जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जो अर्जित की जाती है, उस अर्जित किए गए धन का एक अनुमान लगाया जाता है कि भारत में के जो लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति की एक कितनी इनकम है, कितनी 2022-23 के अनुसार अगर देखा जाए तो 1,72,000। नया डेटा क्या है अभी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या दिया हुआ है 23-24 में कितनी हुई और 24-25 में कितनी हुई, और जब तक हम नया मीन्स लिखेंगे तो 25-26 की भी आ जाएगी। तो ये जो डेटा है ये चेंज होता रहता है। हम यहाँ सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है, सपोज हो सकता है कि यहाँ 1,80 हो गई हो, है ना। तो क्या होगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या हो रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? खुली अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में हमने पूरा पढ़ा है अच्छे से कि क्या होती है खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, आयात निर्यात के प्रतिबंधों से मुक्त है। ठीक है, कोई भी देश आयात कर सकता है और हम जो है किसी भी देश को निर्यात कर सकते हैं। खुली अर्थव्यवस्था है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या हो सकती है? विकासशील अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ की। कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। अभी हमने डिटेल में पढ़ा, देखें यहाँ पे कि क्या होती है विकासशील अर्थव्यवस्था ना। जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है, मध्यम प्रति व्यक्ति आय होगी, आय की विषमता अधिक हो जाती है, कई बार विदेशी निवेश को हम आकर्षित करते हैं, तकनीक पर हमारी निर्भरता होती है। वो कैसे हम कर रहे हैं वो भी हमने वहां समझा। तो ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता हो गई कि विकासशील अर्थव्यवस्था। उसके बाद हम देख सकते हैं कार्यबल का विस्तार। कार्यबल का विस्तार, या हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं कि जनसंख्या लाभांश, है ना, जनसंख्या लाभांश। किस रूप में? भारत में क्या है, युवा अधिक है ना, तो युवा अधिक है मतलब कार्यबल हमारे पास क्या है, अधिक है। काम करने के लिए जो लोग हैं उनकी संख्या हमारे पास लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों, दोनों क्षेत्रों में लोगों की जो युवाओं की जो संख्या है वो अधिक है। तो नौकरियां जो है मतलब उनको जो रोजगार हमें देना है, रोजगार देने के लिए नए नए स्टार्टअप स्टैंडअप जो प्रोग्राम्स हैं, है ना, इनके थ्रू जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनको बढ़ावा मिल रहा है। तो ये भी एक तरह की हमारे यहाँ की विशेषता हो गई भारतीय अर्थव्यवस्था की। उसके बाद और हम क्या लिख सकते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ की। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि कैसी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में हमने जो 3 तरह की अर्थव्यवस्था पढ़ी थी, जिसमें था एक समाजवादी, ठीक है, एक थी पूंजीवादी और एक थी मिश्रित। तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही क्यों अपनाया, है ना? क्या कारण था कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया? आगे जब हमारे पास चेंजेस आए, जब हम आज़ाद हुए,
तो हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी तो अपना सकते थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमें वस्तुएं और जो सेवाएं हैं वो और अच्छी, वहां पे प्रतिस्पर्धा अधिक होती, ठीक है, लाभ लोगों को ज्यादा मिलता है। या हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना सकते थे कि सारा का सारा काम क्या होता है, गवर्नमेंट करती, जो रूल्स रेगुलेशन या जो प्रोडक्टिविटी जो करनी है, कितनी करनी है, बढ़ानी है, कम करनी है, ये सारी की सारी चीजें कौन करता, ये सब गवर्नमेंट करती, सरकार करती। लेकिन हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही क्यों अपनाया? तो पूछा जा सकता है आपसे एक क्वेश्चन, है ना। तो हम इसके लिए आंसर एक क्या लिख सकते हैं, या इसे हम किस रूप में समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जो आर्थिक स्थिति वो कैसी थी? आजादी के समय जो भारत की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। हमारे पास संसाधनों और वित्त का अभाव था। संसाधन का और वित्त का क्या था? अभाव था हमारे पास उस समय, ठीक है। गरीबी और बेरोजगारी की जो समस्या थी वो क्या थी? बहुत अधिक थी। और सामाजिक न्याय की भी हमें पूर्ति करनी थी। क्यों करनी थी? क्योंकि उस समय जातिवाद हावी था। सामाजिक कट्टरता किस रूप में बढ़ी हुई थी? हिंदू मुस्लिम वाला आपने उस समय देखा ही है कि आजादी के टाइम क्या हुआ था, सुना है, आपने पढ़ा है उस बारे में। और हमें जो हमारी अर्थव्यवस्था है उससे हमें क्या करना था? वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना था, आर्थिक विकास को गति प्रदान करनी थी। इन सभी के लिए हमने क्या किया? हमने अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप अपनाया, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रित रूप। इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी थी कि सरकार को क्या प्रोडक्ट क्या उत्पाद बनाने हैं, कितने बनाने हैं, किस रूप में बनाने हैं, उनकी गुणवत्ता क्या होगी, उनकी राशि क्या होगी, ये सारे कार्य क्या हुए? ये निजी क्षेत्र के हाथ में आ गए, है ना। निजी क्षेत्र ने क्या किया? गुणवत्ता पूर्वक वस्तुएं और सेवाएं बनाई जिसकी पहुंच आम जनता तक हुई। और सरकार ने क्या किया? कल्याणकारी योजनाओं को गति प्रदान की। तो निजी क्षेत्र को क्या हुआ? तकनीक और पूंजी का उपयोग करने का अवसर मिल गया। और सरकार को क्या हुआ? जो वंचित वर्ग था, जो समाज के जो पिछड़े लोग थे, उनके लिए क्या हुआ? कल्याणकारी कार्यों को वो लोग कर सके, तो इसका उन्हें टाइम मिल गया। इसलिए हमने क्या किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ की एक भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता है ना। आपको इसे इसमें लिखना है। और अगर अलग से आपके पास प्रश्न आ जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझाइए, या भारत ने इसे क्यों अपनाया, या हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था ऐसी क्यों है, तो आपको ये आज़ादी के टाइम से लेके अभी तक को इसे कोरिलेट करके थोड़ा सा लिखना होगा, जो कि अभी हमने यहाँ समझा है। तो आपको ये विशेषताएं समझ में आई मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है। नियोजित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? नियोजित या योजनाबद्ध। योजनाबद्ध भी हम लिख सकते हैं या नियोजित भी लिख सकते हैं। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस रूप में है, कैसे देखेंगे कि पहले क्या हुआ था? आज़ादी के समय से लेकर 2014 तक हमारे यहाँ जो योजनाएं बनाई जा रही थी, या हम विकास किस रूप में करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या लक्ष्य होगा, गरीबों के लिए क्या लक्ष्य रखेंगे, ठीक है, ये सारा का सारा जो ये प्लान होता था, ये किसके माध्यम से होता था? पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम कार्य करते थे। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रहे थे। लेकिन 2014 के बाद से क्या हुआ? 2014 के बाद से हमने 1 जनवरी 2015 को किस चीज की स्थापना हुई? नीति आयोग की। पहले क्या था? योजना आयोग था। योजना आयोग नियोजित तरीके से योजनाओं को बना करके पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था के लिए 5 साल का एक लक्ष्य रखते थे, जिसमें ये डिसाइड होता था कि हमें इस सेक्टर को यहाँ आगे बढ़ाना है। उसके बाद क्या हुआ? नीति आयोग आया और नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन बनाया गया। 15 वर्षीय विजन, है ना। 15 वर्षीय विजन रखा गया। 15 वर्षीय विजन रखा गया, जिसके माध्यम से क्या हुआ? अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध स्वरूप प्रदान किया गया, है ना। अर्थव्यवस्था को नियोजित स्वरूप प्रदान किया गया। तो किसके माध्यम से? पंचवर्षीय योजनाओं। और पंचवर्षीय योजनाएं पहले थी, अब किसके माध्यम से हो रहा है? नीति आयोग के माध्यम से। तो हमारे यहाँ की एक अर्थव्यवस्था की एक विशेषता ये भी हो गई कि हमारी किस तरह की अर्थव्यवस्था? नियोजित और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारी जो विशेषता होगी वो किस रूप में होगी? अगली जो हमारी विशेषता होगी वो क्या होगी? आयात प्रतिस्थापन।
आयात प्रतिस्थापन क्या होता है? आयात प्रतिस्थापन से हम समझेंगे कि कोई वस्तु जो विदेशों में बन रही है ना, कोई वस्तु जो हम बाहर से मंगा रहे हैं, किसी और देश से मंगा रहे हैं, हम क्या करें, उस वस्तु का उत्पादन हम हमारे ही देश में करें। विदेशों से जो मंगाई जाने वाली वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का उत्पादन हमारे ही देश में उनका उत्पादन करना, मतलब आयात की जो आवश्यकता है उसको खत्म करना, आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। जब कोई देश बाहर से कोई वस्तु मंगाता है तो क्या होता है, विदेशी मुद्रा पर उसका बोझ पड़ता है, मतलब बर्डन होता है। तो आयात प्रतिस्थापन की नीति के द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा हम ये जो विदेशी मुद्रा है उसका जो बर्डन है उसे हम कम कर सकते हैं, हमारे ही देश में हम उस वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। तो क्या होगा, आयात प्रतिस्थापन हमारे यहाँ की हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषता हो गई। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, डिजिटलीकरण। ठीक है, डिजिटलीकरण को अपनाया जा रहा है, स्टार्टअप, स्टैंड अप, इन्हें भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के रूप में लिख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं कि भारत की जो जीडीपी है ना, जो जीडीपी है भारत की, तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है। और जो क्रय शक्ति क्षमता है भारत की, है ना, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर हम 3री सबसे बड़ी जीडीपी है। देखिए अभी हाल ही में हमने जापान को पीछे छोड़ा है। ठीक है, भारत की जो चीन और अमेरिका के बाद भारत की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी होगी, वो होगी भारत। कौन सी होगी, भारत। पहले क्या था, जापान था, अब भारत हो गया है। लेकिन यहाँ एक चीज ये ध्यान देना है इस बात पर हमें कि हमारे यहाँ दो तरह की हम एक टर्मोलॉजी पढ़ेंगे आगे चल के। एक होता है आर्थिक विकास और एक होता है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, ठीक है, आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक समृद्धि के आधार पर जो हमारी जीडीपी है वो भारत की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी होगी, जीडीपी के आधार पे बता रही हूँ मैं, ये है ना, कि हमारे यहाँ की जो भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी वो कैसी होगी, 3री सबसे बड़ी होगी, आर्थिक समृद्धि के आधार पर, ना कि आर्थिक विकास के। अब आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि क्या है ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी कुछ ही टाइम में 2-3 क्लास के बाद हम इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्रय शक्ति क्षमता है भारत की वो भी कैसी है, उस मामले में भी भारत 3रे नंबर पर आता है। और विश्व की सबसे तीव्र गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है, हम तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं। ये भी हम अपनी अर्थव्यवस्था की विशेषता के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था है हमारी, आत्मनिर्भर। किस रूप में है, देखिए आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था क्या होती है, जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में समर्थ होती है। आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं, समर्थ होते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या होती है, आत्मनिर्भर होती है। हमारे पास क्या है, पर्याप्त मात्रा में पूंजी एवं संसाधन उपलब्ध है ना, तो हम उन्हीं का यूज करके हम हमारी अर्थव्यवस्था को कैसी बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा है, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत की है ना। एक कल्पना है, लेकिन हम उसे किस रूप में साकार कर सकते हैं, ये वहाँ पे ये वो आत्मनिर्भर भारत जो योजना बनाई गई है, तो वो हम उस अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सक्षम हैं, इस रूप वो हम यहाँ लिख सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है, संसाधन है, हमारे पास श्रम बल भी अधिक है, हमारे पास संसाधनों का अभाव कम है। किस रूप में है, केवल हमें तकनीक चाहिए, हमें थोड़ी और पूंजी चाहिए। यदि वो हमें मिल जाती है तो हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और हम उसके लिए जो तकनीक और जो पूंजी की जो हमें ज़रूरत है उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था की एक विशेषता क्या हो जाएगी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। हम यहाँ पर और भी कई सारी लिख सकते हैं, जैसे स्टार्टअप, स्टैंड अप का बढ़ता स्तर, है ना, का बढ़ता हुआ प्रतिरूप। ठीक है, डिजिटलीकरण हमने पहले ही देख लिया। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, और हम लिख सकते हैं गिग अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन। कौन सी, गिग अर्थव्यवस्था। अब गिग अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा एक क्वेश्चन बना के इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या है, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा समझ लेते हैं।
तो गिग अर्थव्यवस्था क्या है? गिग अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन हम दे रहे हैं, मतलब ये हमारी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता हो सकती है। किस रूप में? कि ऐसा काम जिसमें लोग फुल टाइम नौकरी करने की बजाय क्या होते हैं, छोटे छोटे अस्थायी काम करते हैं, है ना। उनका जो काम होता है वो स्थायी नहीं होता है, छोटे छोटे अस्थायी तौर पर काम करते हैं। ये काम कुछ घंटों के हो सकते हैं, कुछ दिनों के हो सकते हैं, या कई बार प्रोजेक्ट होता है, जैसे आपने देखा एनजीओ वगैरह के प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये कुछ एक प्रोजेक्ट होता है, वहां तक ही सीमित होते हैं। इसमें जो काम करने वाला व्यक्ति है वो खुद तय करता है कि उसको कितना काम करना है और कब तक करना है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, आपने अभी सुना होगा स्विगी। स्विगी है, जोमेटो है, ठीक है, जोमेटो है। इन पर जो डिलीवरी बॉय हैं वो क्या करते हैं, वो एक तरह के कंपनी के स्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं। उन्हें तब जब अच्छा लग रहा है, जिस टाइम पे अच्छा लग रहा है, वो उस समय पर उसे डिलीवर कर रहे हैं, जब उन्हें टाइम मिल रहा है, और उसी हिसाब से पर डिलीवरी पे उनको वो पेमेंट किया जाता है। उबर या ओला के जो ड्राइवर होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ट्यूटर होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं। आपने देखा फ्रीलांसर का कॉन्सेप्ट आजकल काफी ज्यादा चल रहा है। जैसे कोई जो डिजाइनर होता है, कोई डिजाइनर हुआ, कोई ट्यूटर हुआ, जो घर से ही लोगों को बता देता है या वेबसाइट के माध्यम से ही बता देता है कि आपको यहाँ क्या डिजाइन करना है और इसके बदले में हमें क्या पेमेंट मिलेगा, है ना। यहाँ कोई पर्टिकुलर पर मंथ सैलरी नहीं होती है। आपने जितना टाइम काम किया, जितने घंटे का किया और जिस हिसाब से किया, आपको उसी के अनुसार उसका पेमेंट दिया जाएगा। ये एक गिग अर्थव्यवस्था है। तो गिग अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है? नेक्स्ट हो सकता है तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो सेवा क्षेत्र है, जो टर्शरी सेक्टर की बात जो हमने की थी, तो सेवा क्षेत्र में भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसका सबसे बड़ा जो अनुपात है वो वहीं लगा हुआ है, सेवा क्षेत्र में ही लगा हुआ है। आईटी, बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन, टेलीकॉम आदि ये जो प्रमुख सेवाएं हैं, इसमें जो कार्यबल है अभी भारत का, है ना, जीडीपी का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है 56% के अराउंड, ये किस में लगा हुआ है? ये सेवा क्षेत्र में लगा हुआ है। तो तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र, ये भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम और क्या कर सकते हैं? आय की असमानता। हमारे यहाँ ये एक है कि आय की असमानता भारत की अर्थव्यवस्था की ये भी एक विशेषता हो गई, आय की असमानता। किस रूप में? भारत में जो आर्थिक विकास हो रहा है, तो आर्थिक विकास के बावजूद जो आय और संपत्ति है ना, उसमें भारी असमानता देखी जाती है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा आय है और कुछ लोगों के पास, और बाकी के जो बचे हुए लोग हैं उनके पास जो आय है वो काफी कम है। तो अमीरी और गरीबी की जो रेखा है, जो खाई है, वो बढ़ती जा रही है। तो आय की असमानता एक ये नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन आय की असमानता भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता है। विदेशी निवेश में वृद्धि नेक्स्ट एक हमारी ये भी हो सकती है 14 नंबर में, विदेशी निवेश की वृद्धि। विदेशी निवेश में वृद्धि हो रही है। कैसे हो रही है? हमने देखा था मेक इन इंडिया। देखिए, ये जो योजना है ना, इन्हें आपको कुछ योजनाओं को आपको हर प्रश्न में, हर उत्तर में आपको शामिल करना है। जैसे आत्मनिर्भर भारत हुआ, विकसित भारत की संकल्पना हुई, मेक इन इंडिया हुआ, स्किल इंडिया जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उन्हें आप इकोनॉमिक्स के कई सारे जो आंसर्स होंगे, बेसिक आंसर होंगे, वहां आप इन्हें लिखकर उससे थोड़ा डिफरेंट बना सकते हैं, थोड़ा नया बना सकते हैं। और उससे क्या होगा, एग्जामिनर को भी लगेगा कि नहीं, आपने कुछ मेहनत की है, आप किसी चीज को कहीं से लिंक कर पा रहे हैं। तो यहाँ आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखना। भारत में क्या हो रहा है? भारत में प्रत्यक्ष एफडीआई जो है वो तेजी से बढ़ रहा है ना। वैश्विक कंपनियां क्या कर रही है? भारत को एक संभावनाशील बाजार के रूप में प्रस्तुत कर रही है। भारत को मान रही है कि भारत में संभावनाएं बहुत अधिक है, अभी भी भारत बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है? एफडीआई बढ़ रही है, विदेशी निवेश में वृद्धि होती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन उदारीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे ना। कौन कौन सा? उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन ये हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषता किस रूप में है, ये भी हम देखें कि 1991 के बाद, आर्थिक सुधारों के बाद भारत में जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या आया? अधिक खुलापन आया। खुलापन पहले भी था, खुली अर्थव्यवस्था पहले भी थी, लेकिन और अधिक आया। इसमें जो व्यापार और निवेश है ना, व्यापार और जो निवेश करने की जो प्रतिस्पर्धा है वो क्या हो गई? बढ़ गई। प्रतिस्पर्धा बढ़ गई तो वस्तुओं और सेवाओं की जो गुणवत्ता है और उनके जो मूल्य हैं वो क्या हुए? वो प्रभावित हुए।
है ना। तो ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण भी हमारे यहाँ की भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम और क्या लिख सकते हैं कि सरकारी योजनाओं व नीतियों का योगदान, नीतियों का योगदान, सरकारी योजनाओं और नीतियों का योगदान किस रूप में, मेक इन इंडिया, वही सब चीजें फिर आपने यहाँ लिखनी है। मेक इन इंडिया हो गया आपका, आत्मनिर्भर भारत हो गया, जनधन योजना, जो वित्तीय समावेशन हम पढ़ेंगे तो हम जनधन योजना को वहां पर पढ़ेंगे, तो जनधन योजना हो गया, जीएसटी, उदय, है ना, पीएम गति शक्ति योजना, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इन योजनाओं के माध्यम से क्या किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिल रही है, अर्थव्यवस्था को क्या हो रहा है, एक नई दिशा मिल रही है। तो ये भी हमारी अर्थव्यवस्था की क्या हुई, कुछ विशेषताएं हो गई। ठीक है, इन्हें हम एक क्रम में लिख लेते हैं कि हम और कैसे लिखेंगे, तो आप फटाफट इसे नोट करें। कुछ तो हमने यहाँ लिखी है, जैसे देखिए आत्मनिर्भर तक हमने लिखी है कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ की, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है। फिर गिग अर्थव्यवस्था हो गई, गिग अर्थव्यवस्था को हमने समझा कि फ्रीलांसर के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। कुछ यहाँ पर स्थायी नौकरी नहीं होती है, आपके काम के अनुसार आपको पे किया जाता है, वो गिग अर्थव्यवस्था है। तो गिग अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन किया जा रहा है। उदारीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, योजनाओं और नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की जा रही है। तो इस रूप में हम अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उन्हें लिख सकते हैं। हम इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आप इसे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। बाकी जो आप यहाँ डेटा में मत जाइएगा कि हमने प्रति व्यक्ति आए हैं, अगर हमने उसमें लिखा है कि 172,000 है ना, 1,72,000, जो कि 22-23 का आंकड़ा है, यहाँ हम इसे चेंज करेंगे। आगे हमें पूरा इन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमना है। तो जब हम इसके बारे में पर्टिकुलर प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, क्या इफेक्ट डालती है, राष्ट्रीय आय में क्या किस तरह से इसका योगदान है, जीडीपी में किस प्रकार से योगदान करती है, तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसके लेटेस्ट डाटा को वहां पर लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमको देखना है कि अर्थव्यवस्था जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उसका महत्व क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या महत्व है और इसकी चुनौतियां क्या हैं, है ना, चुनौतियां क्या हैं या क्या समस्याएं हैं। और उसके आगे फिर हम कुछ समझेंगे विकसित भारत की संकल्पना को, जो कि हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है। उस टॉपिक को हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वैसे हम उस बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं। तो हो सकता है कि कल की क्लास में हमारा अर्थव्यवस्था का जो महत्व है और जो चुनौतियां हैं, सॉरी यहाँ मुझे चुनौती लिखना था, चुनौतियां, इनके बारे में हम कल बात करेंगे और विकसित भारत की संकल्पना के बारे में। आज की जो क्लास थी वो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।